ठीक बा। चलो, जय हिंद दोस्तों। अब कल हम लोगों ने पढ़ा था योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ऊपर वाला नहीं दिख रहा। योगात्मक अभिक्रिया, देखिए इधर से, योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और इसी में इसके प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, और इसका दूसरा प्रकार था द्विविस्थापन या उभय अपघटन, द्विविस्थापन या उभय अपघटन। ठीक, तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में दो प्रकार थे, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन या उभय अपघटन। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक परमाणु या परमाणु समूह का विस्थापन होता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों का विनिमय होता है, उसे हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने एक अभिक्रिया और पढ़ा था जिसका नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और वैद्युत वियोजन या अपघटन। अपघटन या वियोजन दोनों एक ही शब्द है, कहने का मतलब उन दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान देना होगा कि जो वियोजन होता है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होती है और जो अपघटन होता है यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हेडिंग लगा लीजिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है यानी बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा हमको बाहर से दी जाए तब वह रासायनिक अभिक्रिया हो, तो उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब, जैसे अगर हम कार्बन ले लें और इसकी अभिक्रिया कराएं किससे? ऑक्सीजन से, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाता है क्या? CO2। एक बात और ध्यान देना है कि जब ऊष्मा इसमें से बाहर निकलेगी तो या तो आप जितनी ऊष्मा बाहर निकले उसको माइनस में लिख सकते हैं, या उत्पाद की तरफ हम क्या लगा करके लिख सकते हैं? प्लस लगा कर लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप उत्पाद में ऊष्मा जोड़ते हैं तो यह क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
अगर आप उस उत्पाद की तरफ माइनस में एनर्जी लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि यह अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है, अवशोषित हो रही है, तो इसलिए इसमें क्या है माइनस। अगर इसको हम पक्षांतर करें तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं C+O2, तो इधर का इधर करेंगे तो माइनस क्या होगा E, तो माइनस का मतलब बाहर निकल रहा है, अगर इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा जो ऊष्मा होती है या ऊर्जा होती है उसको हम उत्पाद के साथ धन चिन्ह द्वारा लिख देते हैं, ठीक। और अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो हम उत्पाद के साथ माइनस चिन्ह लगा करके लिख देते हैं, ठीक। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यही हमको पढ़ना है। तो आइए हम बात करते हैं किस पे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं किसको है, वह रासायनिक अभिक्रिया। तो परिभाषा लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अब इसमें लिखना है निर्मुक्त ऊष्मा को या ऊर्जा को, निर्मुक्त ऊष्मा को उत्पाद के साथ धनात्मक चिन्ह द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक। जैसे अगर आप कार्बन ले लीजिए और उसकी अभिक्रिया किससे करा दीजिए, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, +E। अब E का मान कुछ भी हो सकता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसका मान कितना होता है, 94 कैलोरी, कितना, 94 किलो कैलोरी, ठीक। तो आप लिख सकते हैं, चाहे E का मान, E के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 94 के कैलोरी प्लस में, ठीक। ये हो गया क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। निर्मुक्त ऊष्मा को उत्पाद के साथ धनात्मक चिन्ह द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। अब इसके आगे हमको पढ़ना है ऊष्माशोषी, अब हमको पढ़ना है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा अशोषी अभिक्रिया। तो लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्मा अशोषित होती है, वह रासायनिक
अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम नाइट्रोजन ले लें और ऑक्सीजन ले लें और इसकी अभिक्रिया कराएं तो हमको मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO मिलता है। ठीक, और इसमें जो ऊर्जा होती है -45 किलो कैलोरी होती है। क्या होती है? NO, N2 + O2 = 2NO, और ऊर्जा जो होगी कितनी? -45 किलो कैलोरी। तो इसमें देखिए, अगर हम इसको इधर कर दें तो इसमें हमको क्या देना पड़ रहा है? ऊष्मा जोड़ना पड़ रहा है, यानी बाहर से ऊष्मा देनी पड़ रही है। कितनी? 45 किलो कैलोरी। ठीक, तब जा करके हमें क्या मिल रहा है? 2NO। ठीक, अब 45 किलो कैलोरी को अगर उधर हम पक्षांतर करें तो किस में लिखना पड़ता है? माइनस में। तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें ऊष्मा को या ऊर्जा को उत्पाद के साथ ऋणात्मक चिन्ह द्वारा लिखते हैं। ऋणात्मक चिन्ह द्वारा लिखते हैं। ठीक, तो ये रहा क्या? ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ऊष्माक्षेपी का। जैसे कभी खाद वगैरह अगर हाथ में ले लें, अगर खाद को आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो देखते हैं खाद बहुत ठंडा लगता है। तो खाद ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। जैसे आप पानी डालते हैं यूरिया पर, तो यूरिया क्या करता है कि अपनी ऊर्जा सब बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह अपनी ऊर्जा बाहर निकालता है तो उसकी एनर्जी एकदम 0 हो जाती है, यानी उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के पास ऊर्जा नहीं रहती तो वह ठंडा पड़ जाता है। इसीलिए जब यूरिया में हम पानी डालते हैं तो बहुत ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को क्या कर देता है? खो देता है। तो जब उसके पास ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो कहाँ से गर्म होगा? तो इसलिए यूरिया क्या होता है? ठंडा लगने लगता है। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, हेडिंग लगा लीजिए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, एकदम सिंपल परिभाषा किसकी? ऑक्सीडेशन की, यानी ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का आप त्याग करते हैं, अगर कोई भी तत्व यौगिक परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, या ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, तब पर भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कहते किसको हैं?
तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकले या ऑक्सीजन परमाणु जुड़े ऑक्सीकरण कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक, या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, ऑक्सीकरण, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो, अपचयन। ठीक, तो अथवा करके लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या हम किसी एक परमाणु का देखते हैं कि अगर दोनों तरफ वही परमाणु है तो उसके ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, अगर कमी हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए कोई उदाहरण, जैसे यहाँ देखो, जिंक है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो क्या बनाता है, ZnO बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, और यहाँ पर कितनी हो जाती है, +2। तो यहाँ अगर हम 2 करेंगे तो यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा, 2। तो यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन जो न जुड़े यानी ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन। ठीक, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकले या ऑक्सीजन परमाणु जुड़े तो ऑक्सीकरण कहलाते हैं ना, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, ऑक्सीकरण कहलाती है। अब जैसे देख लीजिए, जिंक है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में जब जुड़ते हैं तो हम क्या, यहाँ हमको क्या मिलता है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। पहले जिंक क्या था, स्वतः था। एक बात और नोट कर लीजिए कि अगर कोई तत्व या परमाणु मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था का मतलब अगर अकेला है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। अगर कोई भी परमाणु मुक्त अवस्था में उपस्थित है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अगर वह किसी तत्व या परमाणु के साथ जुड़ा है तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या डिपेंड करती है वह किस परमाणु से जुड़ा है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर जिंक की कितनी होगी, 0, यहाँ पर ऑक्सीजनों की कितनी होगी, 0 ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिंक का कितना हो जाएगा, देखो भैया जिंक धातु है और ऑक्सीजन की ऑक्साइड में कितनी होती है, -2। तो जिंक का कितना हो जाएगा, इसका तो जिंक का निकालना है, इसका कितना होगा, -2 बराबर कितना, 0। तो यहाँ जिंक का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, +2। तो जब जिंक का +2 है तो ऑक्सीजन का कितना, -2 ना। अब एक बात है सुनो, यहाँ पर 0 ऑक्सीजन का है और +0 कितना जिंक का है। तो यहाँ पर जिंक का कितना हो गया, +2, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2। अब ध्यान से सुनना, अब बताइए कि यहाँ जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितनी हो गई, 2 हो गई।
अब ऑक्सीजन की यहाँ 0 से कितनी हो गई, -2 हो गई। अब बताइए किसका मान बढ़ा किसका मान घटा। तो जिंक का +2 हो गया, यानी इसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो यानी जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीजन का 0 से कितना हो गया, -2, यानी 0 से क्या हो गया, कम हो गया। जब कम हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, अपचयन। यानी जिंक और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो इनमें एक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन अगर जुड़े तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन अगर निकले तो अपचयन। ठीक, तो इस चलिए अब हम पढ़ते हैं अपचयन। हेडिंग लगा लीजिए रिडक्शन यानी अपचयन। अपचयन, ठीक। तो अपचयन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन बाहर निकले, ठीक, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता हो। इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो कब होगी, जब वह किसी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा ना। तो हम परिभाषा लिखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पहला ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट से कि हाइड्रोजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो, संयोग का मतलब जुड़ना। या दूसरा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो, तीसरा ऑक्सीजन बाहर निकले, ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया, अपचयन अभिक्रिया इतना लिख लीजिए, ठीक है भैया। देखो जैसे उदाहरण देख लीजिए, सोडियम धातु है ना, यहाँ मान लीजिए Na+ है ना। अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करें, जोड़ दें, तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, सोडियम में बदल जाएगा ना। अब देखो भैया, यहाँ पर प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो प्लस माइनस क्या हो गया, उदासीन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। देखो जब Na+ रहता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब जैसे वह उदासीन हो जाता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 11। अब बताओ इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई कि कमी, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुई कि कमी, वृद्धि। तो जब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। या ऑक्सीजन का योग हो, क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो। जैसे देखो भैया अगला उदाहरण देख लीजिए, ZnO है और हम ले लें क्या, कार्बन। यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक बाहर निकल जाता है एकलौता ना, और C किसके साथ जुड़ जाता है, O के साथ, तो बना लेता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ध्यान से सुनिए, जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर जिंक,
चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं आक्सीकारक तथा अपचायक। आक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ठीक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक। तो ऑक्सीकारक की सीधी परिभाषा, जिसका अपचयन हो ऑक्सीकारक और जिसका ऑक्सीकरण हो अपचायक। यह एकदम एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक, तो वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे Fe+CuSO4 में रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है FeSO4, उसके बाद Cu। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो Fe से क्या बन रहा है, FeSO4। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण ना। और कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना। तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक, अब जिसका अपचयन होगा वह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो यानी कॉपर क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। कॉपर क्या है, ऑक्सीकारक। और Fe क्या है, अपचायक। समझ में आया कि वे पदार्थ जिसका अपचयन हो ना, जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक। तो इसी लगे हाथ लिख लो भैया, अपचायक। क्या, अपचायक ना। अपचायक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका क्या हो, ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, उसे अपचायक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। तो अब उदाहरण तो वही है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं Pb+CuCl2। ठीक, तो यहाँ से Cu ट्रांसफ़र हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, PbCl2 बनेगा ना। तो इसमें आप देख रहे हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ब्लेड का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, अपचायक। और इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक, तो ये हो गया ऑक्सीकारक, यहाँ क रहेगा, ऑक्सीकारक। और ये क्या है हमारा, अपचायक। ठीक, तो ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। वे पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक। ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिए। अब इसके आगे हमको पढ़ना है रेडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। तो रेडॉक्स अपक्रिया उसे कहते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होता है। यानी कि एक ही अपक्रिया में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक, क्या कहेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। तो हम लिखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे सीधा उदाहरण देखो भैया, अगर हम जिंक ले लें और इसकी अभिक्रिया करा दें किससे, कॉपर सल्फर। ज़्यादा उदाहरण रटने की ज़रूरत तो नहीं है, एक उदाहरण में सब काम हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा क्या, जिंक SO यानी ZnSO4 और कॉपर क्या हो जाएगा बाहर। तो देखो भैया इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक, और इसका कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब हमको पढ़ना है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन के कुछ अनुप्रयोग होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे संक्षारण हो गया, विकृत गंधिता हो गया। ये विकृत गंधिता वैसे देखिए कि संक्षारण और दूसरा होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ठीक, अब पहला क्या है, संक्षारण। देखिए संक्षारण का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी धातु या किसी धातु पदार्थ को अगर नम वायु में छोड़ दिया जाए तो उसका धीरे धीरे ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण के पश्चात उसमें क्षरण होने लगता है। कहने का मतलब धीरे धीरे उस पदार्थ में कमी आने लगती है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे अगर हम लोहे को कुछ दिनों तक रख दें बाहर बारिश में या ऐसे खुले में रख दें तो देखते हैं उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो जब जंग लग जाता है तो उसका ऑक्सीकरण धीरे धीरे होता है, तो उसके भार में थोड़ी वृद्धि हो जाती। जैसे ही उस जंग को हम छुड़ा देते हैं तो उसके भार में क्या हो जाती, कमी हो जाती है ना। तो इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। किसी धातु को नम वायु में रखने पर उस धातु के भार में होने वाली कमी को संक्षारण कहते हैं। और यह एक ऑक्सीकरण की घटना होती है जो कि बहुत धीमे होती है। अब विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तेल या वसा युक्त पदार्थ को कुछ दिन रखने पर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे देखिए कि अगर कोई खाना वाना जैसे दाल वाल बन जाता है तो अगर दाल में अगर जैसे मान लीजिए तेल वगैरह ज़्यादा है तो गर्मी के टाइम में ज़्यादा ये होता है कि रख देंगे रात को तो देखते हैं ना कि वो दाल में ऊपर से बुझबुझा आ जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, उसके भार में वृद्धि हो जाती है। जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है उस पर एक लेयर जम जाती है। लेयर जमने से उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। तो उसी गंध को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ये तो चाहे तो अपने से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो अगर नहीं तो इसमें लिख लीजिए एक लाइन, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो जैसे देखिए संक्षारण किसे कहते हैं, किसी धातु पदार्थ को नम वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर
उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है, परत जम जाती है, एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है। उस परत के छोड़ने पर, उस परत के छोड़ने पर पदार्थ के भार में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, होने वाली, कमी आ जाती है, होने वाली इस कमी को संक्षारण कहते हैं, इस कमी को संक्षारण कहते हैं। अब जैसे देखिए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, देखिए लोहे पर जो जंग लगता है किस कलर का होता है, भूरा रंग ना। अब जैसे चांदी है, चांदी पर काली परत जमना, काली परत जमना ना, चांदी है तो उस पर क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, तो वह भी एक प्रकार का क्या होता है, संक्षारण होता है। जैसे पीतल है, पीतल ना, पीतल पर क्या होता है, हरा रंग आ जाता है, पीतल पर हरा रंग ना, जिसे हम काई भी कहते हैं कभी, तो ये क्या है, संक्षारण है, इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं क्या, विकृति गंधिता, विकृति गंधिता, विकृति गंधिता। तो विकृति गंधिता किसे कहते हैं, तेल या मसाले युक्त, तेल या मसाले युक्त पदार्थ को, तेल या मसाले युक्त पदार्थ को कुछ दिनों तक रख देने पर, कुछ दिनों तक रख देने पर उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, गंध आने लगती है, जिसे विकृति गंधिता कहते हैं, जिसे विकृति गंधिता कहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये दोनों जो है धीमी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। क्या है, धीमी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, धीमी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ठीक, आप लोग इतना आप लिख लीजिए, आपका यह पहला चैप्टर समाप्त हो गया। तो कक्षा 10 का ये पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आप लोग इस वीडियो को बार बार देख करके यह बताइए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। अगर आपको इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं अगर वो चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।